दोपहर का समय था। धूप बहुत तेज थी। राजीव को पोस्ट ऑफिस कुछ जानकारी के लिए जाना पड़ा। मोटरसाइकिल से उतर राजीव पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ था। तभी वहाँ बेंच पर बैठे एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे आवाज़ दी। बेटे, जरा सुनना, प्लीज़ मेरा एक काम कर दोगे? राजीव ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। बूढ़े व्यक्ति ने कपकपाते हाथ से एक अंतर्देशीय पत्र उसकी ओर बढ़ा दिया। जरा एक छोटी सी चिट्ठी लिख दोगे प्लीज़? राजीव ने आश्चर्य से उन्हें निहारा। पढ़े लिखे लगते हैं फिर भी। तभी उसकी नज़र उनकी 2 उंगलियों पर पड़ी। उन पर पट्टी बंधी हुई थी। ओह, तो इसके कारण उंगलियों में चोट लगी है ना बेटे, लिखने में? कोई बात नहीं। आत्मीयता से उनके पास बैठ राजीव ने पत्र हाथ में लिया। क्या लिखना है? बूढ़ा व्यक्ति खुश हो गया। गदगद स्वर में अपना पेन भी उसे पकड़ाया। पहले पता लिख देना। नाम के साथ श्री लगा। पाने वाले का पोस्ट लिखवाया। जनरल मैनेजर। लिखते हुए राजीव ने सोचा, शायद ये महाशय वहाँ सर्विस में रहे होंगे। आज किसी काम से पूरा पता लिखवाकर उन्होंने पत्र लिखवाना शुरू किया। आयुष्मान पुत्र अजीत सिन्हा। ओह, तो ये हैं जनरल मैनेजर, इनके सुपुत्र हैं। फिर भी नाम के साथ श्री। खैर मुझे क्या, उसकी कुशलता की कामना लिखवा। गला खखार बूढ़े व्यक्ति ने मजमून लिखवाना आरंभ किया। तुम्हारी माँ की तबीयत कुछ माह से ठीक नहीं रहती। अभी दवाइयों का खर्चा भी बढ़ गया है। कुछ रुपए भिजवा देते तो अच्छा रहता। लिखते हुए राजीव की उंगलियां कांप उठी। एक पिता की पैसों के लिए अपने ही बेटे से ऐसी गुजारिश। अचानक उसके मन में कोई कील सी चुभी। जब मेरे दिल को इतना धक्का लग रहा है तो इस बूढ़े इंसान को, वृद्ध पिता को कैसा लग रहा होगा? उसने महसूस किया। ऐसा लिखवाते हुए उन सज्जन की आवाज़ थर्रा गई थी। गला रूंध गया था। एक पिता के लिए इससे पीड़ादायक स्थिति और क्या होगी कि जिस बेटे पर उसको लायक बनाने के लिए अपना धन उसकी हर ज़रूरत पर बिना मांगे खर्च किया, आज उसी के सामने अपने खर्च के लिए हाथ फैला गुजारिश करनी पड़ रही है। दाता से याचक बनने की कैसी पीड़ादायी दुखद स्थिति थी ये। कुछ पलों की तनाव भरी शांति छा गई। 2 पंक्तियां लिखवा वे चुप हो गए। राजीव आगे के लिए इंतज़ार करने लगा। कुछ क्षण बाद उसने नज़रें उठा उनकी ओर देखा। आगे एक लंबी सांस ले उन्होंने होठ भींच लिए। बस बेटे, इतना ही। और पत्र खत्म करने का संकेत किया। तुम्हारा पिता मनोहर सिन्हा। राजीव आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। जब 2 पंक्तियां ही लिखवानी थी और पैसों की इतनी ही तंगी है तो अंतर्देशीय क्यों लिखवाया? पोस्ट कार्ड लिखवा देते। पोस्ट कार्ड वहाँ अच्छा नहीं लगता बेटे, इतना बड़ा ऑफिसर है वो। और फिर रिसीट सेक्शन वाला बाबू भी पढ़ लेता तो घर के पते पर भेज देते। वहाँ तो कोई दिक्कत। वो मेरी बहू है ना, मेरे पत्र फाड़कर फेंक देती है, बेटे तक पहुँचने ही नहीं देती। इसीलिए भावना के अतिरेक में मनोहर जी के मन का दर्द छलक उठा। गला रुंध गया। किसी मासूम माता पिता से बिछड़े बच्चे की तरह बदहवासी उनके चेहरे पर छा गई। यह सुनकर राजीव का कलेजा मुंह को आ गया। एक पिता जिसने अपनी पूरी जवानी, अपनी दौलत अपने बेटे को पालने बढ़ाने और इतने ऊंचे ओहदे के लायक बनाने में खर्च कर दी, आज उसी बेटे से अपने मन की पीड़ा अभिव्यक्त कर पाने में कितना असमर्थ है, वो भी सिर्फ अपनी बहू के कारण, जिसका उनके बेटे को पालने लायक बनाने में कोई योगदान नहीं है। उसे तो ऑलरेडी सेटल्ड पूर्ण लायक एक इंसान पति के रूप में मिला था और उस पर पूर्ण अधिकार जमा उसकी पूरी कमाई पर कुंडली मार वह सास ससुर को ठेंगा दिखा रही थी, जिनके त्याग के कारण ही पति इस कमाई के लायक बना था। कुछ क्षणों तक पीड़ादायी स्तब्धता छाई रही। फिर मनोहर जी ने होठों होठों में थैंक्स बुदबुदा उसके हाथ से पत्र लिया, सामने खिड़की पर रखे गोंद से चिपकाया और डाक के डिब्बे में डाल थके हारे कदमों से गेट की ओर धीमी गति से बढ़ गए। राजीव की ओर उन्होंने गर्दन उठाकर देखा तक नहीं। राजीव उनकी विक्षत मनोस्थिति समझ रहा था। यदि एक बार भी राजीव से उनकी निगाह मिल जाती, निश्चित था
कि उनकी आंखों से आंसू ढुलक पड़ते। मनोहर जी के जाने के बाद भी राजीव कुछ देर तक वहीं जड़वत बैठा रहा। आधे घंटे बाद अपने काम निपटा राजीव घर की ओर रवाना हुआ। चौराहे पर रेड सिग्नल होने पर जो ही वह रुका, बाईं ओर मनोहर जी जाते दिखे, पसीने से लथपथ, छड़ी टेकते, कांपते कदमों से। राजीव स्तब्ध रह गया। मनोहर जी ने अपने पते में शिव कॉलोनी लिखवाया था। शिव कॉलोनी यहाँ से अभी 1 किलोमीटर और दूर थी। तो इतनी दूर, इतनी गर्मी में? पैसों की तंगी के कारण पैसे बचाने की खातिर बेचारे टेम्पो भी नहीं कर रहे थे। कोई रिश्ता ना होते हुए भी राजीव ने मोटरसाइकिल उनकी ओर मोड़ दिया। उनके पास पहुँच उसने बैठने का इशारा किया। आइए बाबा, आपको छोड़ दूँ। बेटा, तुम काहे नाहक तकलीफ़ कैसी? मैं शिव कॉलोनी के आगे जा रहा हूँ, वहाँ मेरी साइट है, आपको उतार दूँगा। मनोहर जी का हृदय गदगद हो गया। इतनी धूप में अजनबी होते हुए भी आशीर्वाद में उसकी पीठ थपथपा वे उसके पीछे बैठ गए। जब घर आया उन्होंने आग्रह से उसका हाथ पकड़ लिया। 2 मिनट घर तो चलो बेटे। राजीव समझ गया वे उसे कुछ नाश्ता करवाना चाह रहे होंगे, मगर उनकी आर्थिक अवस्था भाप जल्दी का बहाना बना जाने लगा, तो उन्होंने कसकर हाथ पकड़ लिया। देखो तो, मेरे हाथ के लगाए नींबू आंवला है, इनका शरबत गर्मी में बहुत राहत देगा, इन्हें अतिरिक्त खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आश्वस्त हो राजीव अंदर आया। घर 2 मंजिला था। 35 वर्ष पूर्व जब इधर सुनसान था, नई सोसाइटी बनना शुरू हुई थी, मनोहर जी ने सस्ते में 2 प्लॉट खरीद लिए थे। एक में बैंक लोन ले घर बनवा लिया, दूसरे में बगीचा लगा लिया। शरबत पीकर राजीव को वाकई बहुत तरावट मिली। जाने लगा तो मनोहर जी की पत्नी शारदा प्लास्टिक थैली में बहुत सारे नींबू ले आई। राजीव को संकोच हुआ। अभी गर्मी में नींबू, वो भी इतने बड़े बड़े, 5-5 रुपए में एक बिक रहे थे। मनोहर की अगर इन नींबुओं को बेचते तो उनकी कुछ कमाई हो जाती। इसी हिचक के कारण राजीव नींबू नहीं ले रहा था। मनोहर जी समझ गए। उन्होंने प्रेम से नींबू का थैला पकड़ा दिया और कहा, बेटा, 3 पेड़ हैं, फूलों के भी हैं, आस पड़ोस में सबको बांट देता हूँ। सही तो है, पड़ोसियों से आत्मीयता भी बनी रहती है, वरना बेटा तो सैकड़ों किलोमीटर दूर, वो भी निर्मोही। राजीव उन्हें धन्यवाद कहकर चला आया, लेकिन मनोहर जी की दशा देखकर राजीव का मन बेहद अशांत था। वह बेचैनी से घर में इधर उधर चक्करघिनी से घूम रहा था। उसके दिमाग में विचारों की बहुत उथल पुथल मची हुई थी। इन 15 दिनों में राजीव 3 बार उनके घर आया था। 2 बार पत्नी को भी साथ लाया। एक आत्मीयता बन गई थी उनके बीच। उसकी पत्नी सीमा के कारण पहली बार उन्हें बहू का सुख मिल रहा था। भले ही वो पराई थी, पर सास ससुर के समान सम्मान दे रही थी उन्हें। मगर आज जब राजीव आया तो उन्हें विचारों के भंवर में डूबता उतरता छोड़ गया। वे कुछ तय नहीं कर पा रहे थे कि राजीव के प्रस्ताव का क्या जवाब दे। ऐसे वक्त में उन्हें अपनी बिटिया माला की बहुत याद आई। काश यहाँ होती तो उससे सलाह मशवरा कर लेते। तभी बाहर रिक्शा रुकने की आवाज़ आई। खिड़की से झाँक कर देखा तो माला सुजीत संग उतर रही थी। बेटी दामाद को देखते ही उनकी बूढ़ी रगों में जान आ गई। दौड़कर दरवाज़ा खोला, तब तक माला सुजीत बरामदे में आ गए थे। बेटी को गले लगा वे भावुक हो गए। बिटिया तुझे ही याद कर रहा था और मैं आ गई। खुशी से किलक माला ने उनके चरण स्पर्श किए। उन्हें लेकर मनोहर जी अंदर आए। कुशल क्षेम पूछने के बाद मनोहर जी के मुंह से निकल गया, एक उलझन में हूँ बेटे, इसीलिए तो हम आए हैं बाबूजी। माला ने पूरी बात सुने बिना कहा, आपको राजीव का प्रस्ताव मान लेना चाहिए। सुजीत ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मनोहर जी अवाक उसे देखते रह गए। ये दोनों राजीव को कैसे जानते हैं और उसका प्रस्ताव, इसकी भी उसे जानकारी? अरे बाबूजी, माला ने लाड से उनका असमंजस दूर किया। पिछले हफ्ते राजीव जी के मोबाइल से ही तो आपने हमसे बात की थी। हाँ हाँ, मनोहर जी को याद आ गया। मगर वो प्रस्ताव, इसकी जानकारी इन दोनों को? बाबूजी,
सुजीत उनके पास खिसक धीर गंभीर स्वर में समझाने लगा। राजीव जी ने जो सुझाव दिया है हमें बहुत उचित लगा, इसीलिए कल उनका फ़ोन आने पर हम आए हैं आपको समझाने। मनोहर जी आश्चर्य से उन्हें देखते रह गए। तो ये खिचड़ी इनके बीच पहले ही पक चुकी थी। मनोहर जी गहरी सोच में डूब गए। बेटी दामाद के अनुमोदन के बाद तो उनका दिल ही किसी गहरे अंधे गड्ढे में धंसता चला गया। उन्हें इस सुझाव पर विचार करना ही बेहद मर्मात्मक लग रहा था कि वे अपना ये घर बेच दें। घर, वो मनोरम स्थल जहाँ इंसान सुरक्षा से रह भविष्य के सपने बुनता है, अपनी गृहस्थी चलाता है। कोई एक याद जुड़ी होती है इसके संग, हर पल की सैकड़ों हजारों यादें, उन सबको एक झटके में तिरोहित कर कैसे बेच दे इसे। उनका कलेजा मुंह को आ गया। सुजीत का हाथ पकड़ वे कातर आंखों से उसे निहारने लगे। दामाद की बात आज तक टाली नहीं, लेकिन जरा मेरे मन की हालत सोचो। माला से ही पूछ लो, 5-6 साल की थी ये, शायद कुछ याद ही हो कितने चाव से, कितने हसरतों से मैंने ये घर बनवाया था। माँ से पूछो, एक एक ईंट मैंने अपने सामने लगवाई है। मैं मानता हूँ बाबूजी। सुजीत ने उनके हाथों को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। लेकिन ऐसा कठोर निर्णय लेने के लिए हम आपके भले के वास्ते ही कह रहे हैं। अरे काहे का भला? मनोहर जी का गला अवश विवशता से भर आया। उस घर को बेचने के लिए बोल रहे हो जिसे मैंने बड़े चाव से बनवाया था? चाव से तो बाबूजी आपने भैया को भी पढ़ाया था। दखल देती माला की आवाज़ थोड़ी शक्तता के साथ दर्द में डूब गई। क्या मिला आपको? बेटी माला की बात सुनकर मनोहर जी का मन सैकड़ों टन पत्थरों के नीचे दब गया। बेटे अजीत के लिए कितने सपने बुने थे उन्होंने। उसके उच्च अध्ययन के लिए इसी घर पर बैंक लोन लिया था उन्होंने। उसे चुकाने की जहमत तक नहीं उठाई उसने। सारा कर्ज मनोहर जी ने ही चुकाया, ब्याज समेत। स्तब्ध मूर्तिवत जड़वत रह गए मनोहर जी। बेटी माला की शादी में पैसा भी तो नहीं लगाने दिया था अजीत को उस कुंडली मारकर बैठी बहू रीना ने। सारी जिम्मेदारियां मनोहर जी ने उठाई थी। जब रिटायर हुए, एडवांस में आधा खाली हो चुका पीएफ का पैसा पिछली देनदारियां चुकाने में पूरा हो गया। बस अकेली पेंशन का सहारा है। जिंदगी के दांव में सब कुछ हार चुके जुआरी की तरह निस्तेज निढाल बेटी दामाद को कातर नज़रों से देखते रहे। बाबूजी, पिता को गले लगा माला की आंख भर आई। उम्र के साथ बीमारी के खर्चे भी तो बढ़ रहे हैं, कहाँ से पूरे करोगे? हमसे लेते नहीं, भैया भेजता नहीं। कहने को लाखों की मिल्कियत, मगर इलाज को, दवा, डॉक्टर को 1 रुपया खर्चने में कंजूसी। ये देखो, देखो ज़रा। माला उनकी कलाई थाम उनकी उंगलियां सहलाने लगी। चोट लग गई थी, कट गई थी, मगर डॉक्टर के पास नहीं गए तो नहीं गए। घर का पुराना कपड़ा फाड़ उसी की पट्टी बांध ली। मनोहर जी ने होठ भींच लिए। अब वे ठंडे मन व शांत चित्त से सोचने लगे। माला और सुजीत वाकई सही सलाह दे रहे हैं। लाखों की संपत्ति होते हुए भी वे अभाव में जी रहे हैं, इलाज तक नहीं करवाते। पूरी जिंदगी यूं ही तकलीफ़ों में निकल जाएगी, मर जाएंगे। उसके बाद वो खुदगर्ज बेटा अजीत आएगा, सब ले जाएगा, जो आज झांकता तक नहीं। फिर क्यों तरस तड़प कर रहे? भारी हताश निरुपाय मन उन्होंने घर बेचने का निर्णय ले लिया। सारी रात नींद नहीं आई। सुबह उठे भी तो बुझे से। मौन चुप रह नित्य कम निपटाते रहे। 11 बजे के लगभग रजिस्ट्री करने के लिए निकले। घर के बाहर उदास बुझी आंखों से अपने घर को देखने लगे। अभी ये मेरा है, मेरा अपना घर। जब लौटेंगे किसी और का, पराया हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। हठात पास खड़ी माला बेटी को निहारने लगे। उसकी शादी का विदाई वाला दृश्य याद आ गया। ये भी उस दिन पराई हो गई थी। लेकिन इसके पराये होने और घर के पराये होने में कितना अंतर है। बेटी के पराये होने में रत्ती भर दुख नहीं था। मालूम था पराये घर की होकर भी मायके से जुड़ी रहेगी। लेकिन यहाँ तो उनका लक्ष्मी निवास सदा सर्वदा के लिए पराया हो जाएगा। एक ठंडी सांस ले उन्होंने होठ भींच लिए। पास खड़े दामाद सुजीत ने संरक्षक भाव से उनके कंधे थपथपा
राजीव की भेजी कार में बिठाया। वस्तुतः ये घर राजीव ही खरीद रहा था। उसका प्रॉपर्टी का बिजनेस था। ज़मीन, पुराने मकान खरीदना, मल्टी स्टोरी बनाना और फ्लैट्स बेचना। मनोहर जी के उस 2 पंक्ति के पत्र ने उसे बुरी तरह हिला दिया था। कोई रिश्ता जान पहचान ना होते हुए भी वह उनकी सज्जनता से द्रवीभूत हो उनका जीवन संवारने को तड़प उठा। सुजीत को फ़ोन कर सारी योजनाएं समझाकर रजिस्ट्री के बाद वे तब राजीव के घर गए। दोपहर व रात का भोजन राजीव के घर ही था। देर रात वे लौटे। लक्ष्मी निवास में प्रवेश करते समय मनोहर जी के कदम हठात ठिठक गए। सुबह गए थे तब बेटी का ख्याल मन में आया था। अभी लौटे तो बेटे का आ गया। कितनी उम्मीदों से पाला था उसे। कर्जा लेकर उच्च अध्ययन के लिए भेजा। शादी में पत्नी शारदा के गहने भी बहू को चढ़ा दिए। लेकिन बेटा सुंदर पत्नी के मोहपाश में ऐसा बंधा कि माता पिता के मोह के बंधन को भूल गया। भूले बिसरे याद भी नहीं करता। पराया हो गया इस घर की तरह। मनोहर जी का मन कसैला हो उठा। बेटी के पराये होने और बेटे के पराये होने में कितना अंतर है। बेटी पराई होकर भी माता पिता का ध्यान रखती है और बेटा पराया होता है तो माता पिता बीच मंझधार में डोलती बिना पतवार की कश्ती हो जाते हैं। ठंडी सांस ले मनोहर जी अंदर दाखिल हुए। सारी रात मनोहर जी को नींद नहीं आई। बार बार उठ पागलों की तरह पूरे घर के चक्कर लगाते। कभी दरवाज़ों से लिपटते, कभी दीवारों से। फर्श पर निढाल हो शून्य आंखों से छत को टकटकी लगाए घूरते। खून पसीने की कमाई से बनाए अपने घर को बेच देने की टीस से उनके मन का संताप निरंतर बढ़ता जा रहा था। जब व्यग्रता का लावा मन में उबलने लगा तो एक खंबे से लिपट फूट फूट कर रो पड़े। आज तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। उस पर अपनी कमाई लुटाई, तुम पर भी। उसने तो कब का किनारा कर लिया। आज तुम भी धोखा दे गए। ऐसा मत कहो बाबूजी। हठात मनोहर जी को लगा वो खंभा झूठे इल्ज़ाम की पीड़ा से तड़प उठा है। हमने आपको कोई धोखा नहीं दिया। हमने तो आपका जीवन संवार दिया है। हाँ बाबूजी। मनोहर जी को लगा खंभे के साथ अब घर की दीवारें, खिड़की, दरवाजे सब रो रो कर गुहार लगा रहे हैं। ज़रा गहराई से सोचो, अब आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मनोहर जी विस्फारित नज़र से सोचने लगे। 40 लाख में राजीव ने उनका घर खरीदा। 15 लाख में उसकी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फ्लैट दिलवा दिया। 15 लाख की बैंक में एफडी। 10 लाख में उसकी नई बन रही इमारत में एक फ्लैट बुक करा दिया कि साल भर में इमारत बनने पर, भाव बढ़ने पर उसे बेच फिर दूसरी नई इमारत में घर बुक कर देंगे। अब सोचो बाबूजी, आपको खर्च की रत्ती भर भी चिंता रहेगी। हतप्रभ मनोहर जी की बूढ़ी हड्डियों में जान आई। बेटे ने तो बेजान जान यादों के कूड़ेदान में फेंक दिया था, लेकिन इस बेजान घर ने उनमें जान डाल दी। मनोहर जी अब बड़े प्रेम से उन बेजान दीवारों, खंभों, खिड़कियों और दरवाज़ों को दीवानों की तरह चूमने लगे। नहीं नहीं मेरे लक्ष्मी निवास, तुम बेजान नहीं, तुम तो अपने बाबूजी में जान डालने वाले सच्चे सपूत हो। मनोहर जी ने दूसरे ही दिन राजीव के कहे अनुसार सारे कार्य कर अपने बुढ़ापे को चिंता मुक्त किया। अब उन्हें अपनी और शारदा की ज़रूरत के लिए उस निष्ठुर बेटे बहू का मुंह ना देखना पड़ेगा। मनोहर जी और शारदा जी अब बेटे के रूप में राजीव को पाकर बहुत खुश थे। पराया होने के बाद भी राजीव को उनकी कितनी चिंता है। एक उनका कोख जना बेटा है जिसने अपने बूढ़े माँ बाप की खोज खबर तक लेने की फुर्सत नहीं है। मनोहर जी और शारदा जी आज राजीव को ढेरों आशीर्वाद दे रहे थे, क्योंकि आज राजीव के कारण ही उन्हें बुढ़ापे की लाठी मिल गई थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।